पीस टाइम है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो फौज कर क्या रही है? सबूत क्या मांगेगी दुनिया से? सबूत तो अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि पूरे जो आप पाकिस्तान की जो वीडियोस आप देखें और कहाँ पे वो किस तरीके से अपने ही देश की, अपनी ही सेना की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने हरी वर्दी पहनी और उसके बाद में जो आपकी जो छाती जो है वो जो ऐसी चौड़ी होती है कि मन करता है कि नहीं, हम तो इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हैं। कॉम्बैट ड्रेस पहनने का लोगों को बहुत शौक है कि कॉम्बैट आपने पैंट पहन ली, कॉम्बैट आपने शर्ट पहन ली, लेकिन कॉम्बैट आप दिल में लेके आइए ना। सुर्ख लाल बेमिसाल मातृशक्ति है कमाल, माथे का स्वाभिमान नारी का है ये मान। लाल रंग शक्ति का प्रतीक बन, जय भवानी जय अम्बे उद्घोष कर। आन बान शान पर मर मिटे जो नौजवान, सुर्ख लाल कर देंगे दुश्मनों के जंगे हाल। सिंदूर की शान में, सिंदूर के मान में मर मिटे वही तो हैं भारत के नौजवान। फौज के लिए तो रोज़ जीना और रोज़ मरना है। इनफैक्ट मैं तो कई बार सोचती हूँ कि जो फौजी हैं वो बड़े आध्यात्मिक लाइन में चलते हैं। रोज़ का आपका लाइफ है और रोज़ की आपकी डेथ है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस तरीके का माहौल देखते हैं, अब जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, अभी थमा नहीं है, वो जारी है, उस टाइम पे जब लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि जो हमारी जो सेना है उन्होंने सरहद पार करके इस तरीके से दुश्मन के जो एरिया है वहाँ पर उनको धराशायी कर दिया है। आई एग्री विद यू, बिल्कुल। मैं यही मेरा सवाल था असल में कि ये देश पे मर मिटने वाले लोग भी, सोल्जर या जिसे भी ऑलिव ग्रीन बोलते हैं, वो उनसे भी सबूत, और वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। दिस इज समथिंग डिस्गस्टिंग। हाँ, बड़ी हैरानी की बात होती है कि आप फौजी से जब आप एक सबूत मांगते हैं तो मुझे भी लगता है सबूत मुझे चाहिए, सबूत हमें चाहिए उन नेताओं से जो सरकारी वाहन तो यूज़ करते हैं मगर अपने आप को भारतीय होने पर गर्वान्वित नहीं महसूस करते हैं। अगर आपको सबूत ही चाहिए तो जाइए ना कभी बॉर्डर पर, खाइए ना गोली, वहाँ पे रहिए ना। जो वहाँ का जो टेम्परेचर है -50 पे, सियाचिन में क्या हालत होती है, आपको वहाँ पे पानी तक नहीं मिलता है पीने के लिए, जो आपका लाइफ रिसोर्स है। पानी का एक घूंट तक आप नहीं पी पाते, बर्फ़ को आपको पहले पिघलाना पड़ता है, वो भी बहुत मुश्किल से पिघलती है। उस कंडीशन में आप रहिए वहाँ पे जहाँ पे आपकी नींद गायब हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि नींद क्या बला है, क्या कौन सी चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है नींद। आप वो रेगिस्तान की जो तपती हुई जो बालू है उसमें खड़े होइए और उसमें देखिए जो फौजी है 50-60 डिग्री, जो बिल्कुल, जब आप घरों के अंदर एसी में भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो वहाँ पे तन के खड़ा रहता है। फिर उससे आप सबूत मांगते हैं, तो सबूत मांगने के लिए आप वहीं पर जाइए। आप दिल्ली जैसी जगह पे बैठ के, मीडिया के आगे बैठ के, आप माइक के आगे सबूत मत मांगिए, आप जाइए वहीं पे सबूत मांगिए उनसे, आपको कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है हम सबको ये देखना चाहिए एक बार, एक दिन, मैं तो कहती हूँ एक दिन, एक इंसान को जाके बॉर्डर पे या कहीं पे भी जाके जरा एक अपने दिन या रात बिता। अरे बहुत बढ़िया हो जाए अगर एक दिन भी अगर उनको कहा जाए जो सबूत मांग रहे हैं, ठीक है हम आपको सबूत देंगे, आप आइए, एक दिन आप हमारे साथ गुजारिए। सबूत क्या मांगेगी दुनिया से? सबूत तो अब तो कोई सवाल ही नहीं है। एक टाइम था जब सबूत मांगे जाते थे, अब तो जितने भी सबूत मांगने वाले हैं सब धराशायी हो गए हैं। क्योंकि धराशायी इसलिए हुए हैं कि जो जहाँ पे अटैक हुआ है वो तो खुद ही बोल रहा है कि मुझे यहाँ पछाड़ दिया है, मुझे यहाँ पीट के चला गया है, मुझे यहाँ मार दिया है, यहाँ गिरा दिया है जी। और वहाँ की जो जनता है, सोशल मीडिया का मुझे लगता है शायद फ़ायदा हमको इस बारी ज़्यादा हुआ है कि पूरे जो आप पाकिस्तान की जो वीडियोस आप देखें और कहाँ पे वो किस तरीके से अपने ही देश की, अपनी ही सेना की जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज DRDO और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हमने जो एक्चुअल में पाकिस्तान को ही नहीं, पूरा वर्ल्ड अब हमारा जानता है कि किस तरीके से इनके पास में एम्यूनिशन है, किस तरीके से इनके पास में हथियार है। तो अब समय इस तरीके से आ गया कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने पूरी जो यूनिफॉर्म है उसकी जो इज्जत है उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। अच्छा, इसी बात से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है या पूछना चाहती हूँ। एक जंग तो फौजी अपने देश के लिए लड़ता है, दूसरी जंग जो होती है उसके घर वाले,
उसकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, वो भी तो लड़ते हैं। ये जो विम्स एंड फैंसीज में जो लोग रहते हैं ना कि अरे फौजी की लाइफ तो क्या ऐशो आराम वाली लाइफ है, क्या ऐश से रहते हैं, क्या स्टाइल से रहते हैं। जो ये जो बनावटी पर्दा जो लोगों ने अपने अंदर जो धारण कर रखा है, थोड़ा अब समय आ गया है उसको हमें बताने की। हालांकि फौजी बाहर आते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी है, वो उसके लिए है, तो उनका कोई दायित्व नहीं है, उनका कोई वो बनता नहीं है कि वो किसी का जवाब दे, किसी के क्वेश्चंस का वो जवाब दे। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसी के लिए वो खड़े हुए हैं और उसी के लिए वो मर मिटना चाहते हैं। लेकिन हाँ, फैमिलीज़ का बहुत एक मैं कहूँगी जो सपोर्ट रहता है और उनकी जो परेशानियां हैं, कैसी कैसी छोटी छोटी परेशानियां हैं। आप ये देखिए कि आपकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और डिलीवरी के टाइम पे आप किसको चाहेंगे सबसे, मतलब एटलीस्ट ये तो नहीं है कि आप चाहेंगे कि ठीक है आपके परिवार के और सदस्य भी हों, लेकिन हस्बैंड की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको लास्ट मोमेंट पे कहीं आपके सीरियस क्रिटिकल आपकी सिचुएशन हो जाए, आपको ऑपरेशन करना पड़ जाए, आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस टाइम पे एक जो लेडी है वो उस सिचुएशन में होके वो उस दर्द को भी सह रही है और साथ ही साथ उस दर्द को भी सहती है कि मेरा हस्बैंड तो अभी बॉर्डर पे है, वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो अपने बच्चे की शक्ल देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो ये कितना डरावना है। इनफैक्ट मैं तो यही मानती हूँ कि जो बॉर्डर पे है एक तैनाती वहाँ पर है और जो बाकी उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तैनात पीछे हैं। चाहे आप उसमें एडमिशन्स हों, चाहे बैंक का हो, कई बारी जो आपके जो फौजी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि 2-2 साल हर जगह फील्ड में उनकी पोस्टिंग आती है, पीस में पोस्टिंग आती है, अपने गांव, घर, खेत, खलियान वहाँ पे नहीं जा पाते। बहुत सारे किस्से होते हैं जहाँ पे उनके जो प्लॉट्स हैं, उनके जो किराए पे अगर दिया है उनमें कब्जे हो जाते हैं। तो वो फौजी जो वहाँ फ्रंट में लड़ रहा है उसको तो लगता है शायद ये जंग जो है ये आसान है, लेकिन जो घर के अंदर जो जंग है वो लड़नी बहुत मुश्किल है। लोगों के मन में अक्सर ये विचार आता है कि एक फौजी का जीवन तो है ही कठिन, संघर्षपूर्ण है, क्योंकि वो देश के लिए अपनी जान लुटाता है, हमेशा तत्पर रहता है, पर उसके पीछे पीछे उनके जो बच्चे हैं वो भी कभी 2 साल में इधर पोस्टिंग हो गई, कभी और कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। इतनी बार स्कूल उनका बदलता रहता है, एक स्कूल में जाते हैं फिर दूसरी जगह पोस्टिंग आ जाती है। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह आप इसको देखते हैं? नहीं, इनफैक्ट कई लोग मुझसे भी बोलते हैं कि आपके बच्चे किस तरीके से इतने सारे, मतलब 12वीं करते करते वो 8-10 स्कूल तो चेंज कर लेते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब बच्चा छोटा रहता है, फर्स्ट क्लास में रहता है, सेकंड में रहता है, तो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, रोना धोना होता है। पोस्टिंग आती है तो बॉक्सेस जैसी पैक होने स्टार्ट होते हैं तो रोना धोना तो स्टार्ट होता है कि मेरा ये फ्रेंड छूट जाएगा, मेरी अच्छी वाली मैम छूट जाएंगी, अब मुश्किल आएगी, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिविटी ये रहती है कि वो बचपन से ही बच्चे को इस तरीके से जो ग्रूमिंग होती है पेरेंट्स के थ्रू। अरे आप भी ऐसे अनमोल बच्चे हो जिसको इतने सारे स्कूल्स में मौका मिल रहा है, अलग अलग स्टेशंस में आप जाओगे, अलग अलग स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स बनेंगे, अलग अलग टीचर्स को आप जान पाओगे। ये सबको पॉसिबल नहीं है, ये आप ही लकी हो। तो इस तरीके की जब ग्रूमिंग होती है, इस तरीके जब माहौल दिया जाता है तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसमें जो कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो मोस्टली हर जगह एडजस्ट करने की वो क्षमता रखता है। आप देखेंगे कि जब आपका पोस्टिंग आती है 2 साल के बाद में आती है तो आप बॉक्सेस के ही माध्यम से अपने ड्राइंग रूम बना लेते हैं, जंगल में मंगल कर लेते हैं, पार्टीज पिकनिक आपकी जंगल नहीं होती हैं, आपके पास में आसपास कोई मॉल नहीं है, आपके पास में कोई ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं है, तो मदर ही आपकी एक कॉन्टिनेंटल कुक बन गई हैं, कभी चाइनीज़ कुक बन जाती हैं और एक दूसरे के सहयोग से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहना कि हमें इस तरीके के जो माहौल है इसमें हमको नेगेटिविटी है, कहीं से भी फौजी जो है आपको नेगेटिविटी नहीं ढूंढने देगा। वो हर गलत चीज़ में, हर नेगेटिव चीज़ में जहाँ पे उसको लगता है कि नहीं यहाँ से भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आएंगे तो वो उसी पे ज़िंदा रहता है। एक फौजी बेचारा ट्रेन में जा रहा है, इतना कभी एकदम से उसको रिजर्वेशन नहीं मिला, उसके लिए खड़े हो जाइए या उसको जगह दे दीजिए। आपने देखा होगा ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे कैसे जाता है वो सामान लेके या वो, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? इस तरीके का जो माहौल है 15 अगस्त और एक 26 जनवरी तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए कि आप तिरंगे की शान में
जुलूस निकाल रहे हैं, आप जय हिंद बोल रहे हैं, आपने वर्दी कॉम्बैट ड्रेस पहनने का लोगों को बहुत शौक है कि कॉम्बैट आपने पैंट पहन ली, कॉम्बैट आपने शर्ट पहन ली, लेकिन कॉम्बैट आप दिल में लेके आइए ना। कॉम्बैट वो जो जज्बा है वो अपने दिल में लेके आइए। जब आपको दिखता है कि एक फौजी जब अगर ट्रेन में जा रहा है और उसके पास सीट नहीं है, वो आपको नहीं मालूम है कि वो पूरी रात भर अगर कोई ड्यूटी करते हुए आ रहा है तो शायद उसको समय नहीं मिला हो कि सोना भी है या कुछ इस तरीके की उसकी परिस्थितियां हैं, घर में उसका किस तरीके का माहौल है, हो सकता है उसकी मदर बीमार हो सकता है उसको इमरजेंसी में अपनी वाइफ के पास में जाना हो, ऑपरेशन है, कुछ भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ये ज़रूर है कि वो अपने आप को बहुत कठोर इस तरीके से दिखाते हैं क्योंकि वर्दी की शान है और वो देश के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन एक विलिंगनेस है, वो चाहता नहीं है, मरना नहीं चाहता। उसने यूनिफॉर्म पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरना चाहता है। मैं तो सिर्फ एक बात मान के चलती हूँ कि जितनी भी हम लेडीज़ हैं जो बाहर हैं, तो एक जो सिंदूर है जिसकी रक्षा, वो कहता है कि ठीक है मेरी वाइफ कल अगर भगवान ना चाहे तो अगर वो विधवा हो जाती है, लेकिन वो कितनी लेडीज का सिंदूर बचाए रखता है। तो जो सिविलियंस हैं या जो हमारी जो वर्दी में नहीं हैं, तो देश प्रेम उनका भी जागना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि वो बॉर्डर में जाके ही अपनी देशभक्ति दिखाएं या बॉर्डर में ही जाके वो बंदूक की गोली खाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक रिस्पेक्ट तो रखिए, एक उस जज्बात को तो रखिए, क्योंकि कई बार तो इस तरीके के भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं क्योंकि प्रेस में जर्नलिज्म फील्ड में रही हूँ और 90 में भी कश्मीर में गई हूँ, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज करंट अफेयर्स मैंने किए हैं और डाउनटाउन एरिया से लेकर सारे देखा है। तो मैं जब ऑपरेशंस में भी जाती थी तो मैं कई बार होता है कि एज अ जवान, एज अ फौजी, एज अ BSF या CRPF हम लोग नहीं बता सकते कि ऑपरेशन किस तरीके से कंडक्ट होते हैं। पर हाँ, जब ऑपरेशन कंडक्ट होते हैं तो आपकी पूरी सर्च लाइट आपकी बंद है, आपको बिल्कुल ब्लाइंड होके आप गाड़ियाँ हैं उनकी एक भी लाइट नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका स्पीड ब्रेकर आए, किस तरीके से उछल के नीचे गिर रहे हो सकता है कि आप ही अपने जो दूसरी गाड़ी आ रही है उसी के नीचे आप आ जाए। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिसको हम ओपनली हम डिस्कस नहीं कर सकते, ना हमको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो फौज है उसकी सिक्योरिटी एंड सारी चीज़ों में हिंड्रेंस बनती हैं। तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है। बट येस, जब क्वेश्चन कोई इस तरीके से पूछे कि अरे पीस टाइम है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो फौज कर क्या रही है, आप तो फालतू में ही सैलरी ले रहे हो, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। जब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कोई पूछता है, तो मैं यही कहती हूँ कि जो महाजन से जो सो रहे हैं, हाँ, ये किस कीमत पर है, किसकी वजह से है। और ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई नहीं हो रही है, बॉर्डर पे लड़ाई नहीं है, नेबर से किसी से आपकी लड़ाई नहीं है, तो आपकी जो वॉर गेम्स है, वॉर गेम्स की पूरी आपका चलता है, पूरी तैयारी होती रहती है, घंटों घंटों आपको हस्बैंड बस आपके उसको शूज़ तक खोलने का मौका नहीं मिलता है। ये पीस टाइम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो घर में आते हैं तो वो सिर्फ एक पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए आते हैं, उनको शू खोलने का, शू लेसेस खोलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। उनके जो वॉर गेम्स हैं, महाजन में हैं या कहीं पे भी हैं, जहाँ पे भी वो कर रहे हैं, कभी वो नेवी की है, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में वॉर गेम्स हो रही हैं, या वो ये सारी फील्ड फायरिंग्स जो सारी चीज़ें गतिविधियाँ रहती हैं, वो इसीलिए रहती हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो आपका जो सेना है वो चुस्त दुरुस्त हो, उसमें मतलब कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इजराइल में इसीलिए शायद किया गया है कि आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप वहाँ पे उस फील्ड में नहीं होगे। तभी कहते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जब तक आपको पीड़ा नहीं होगी तब तक आप हमारी उम्र का एहसास नहीं कर पाओगे। जब आप हमारी उम्र में आओगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारे जोड़े दर्द हो रहे हैं, कहाँ हमारा क्या हो रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा। तो इस देश को भी शायद ऐसा लगता है कि ये ज़रूरत है कि उनके भी ये शॉर्ट ट्रिप्स इस तरीके से हों, या उनको NCC में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डालें। बिल्कुल। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी अपने देश के लिए जो भी बन पड़ता है, हम अपनी ये जिम्मेदारी अगर अच्छे से निभाएं तो वो भी एक देश सेवा है। इसी बात से एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि कई बार ऐसा होता है और हो भी रहा है कि फौजी शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, पर उनके बच्चे, उनमें आप देखते होंगे कि वो सैल्यूट कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनमें जज्बा ख़त्म नहीं होता। तो ये उनको हिम्मत कहाँ से आती है कि आगे वाली भी पीढ़ी जो है वो इस चीज़ को
आगे कंटिन्यू करें। अब आप ये देखिए ना कि हिम्मत, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, जब मैं देखती हूँ कि शहीद मतलब उसकी डेड बॉडी आ रही है, लेडी सल्यूट कर रही है, बेटी सल्यूट कर रही है, तो ये जो जज्बा है, ये जज्बा आई थिंक वो जो संस्कार है, जिस अपब्रिंगिंग में ये बच्चे बढ़ते हैं, आगे पनपते हैं, वो देखते हैं कि किस डिसिप्लिन के साथ में हमारे जो अंकल हैं और जो ये जो हमारे जो फौजी हैं, किस तरीके से उनका अपना टाइमिंग शुरू होता है, रूटीन क्या है, और किस तरीके से वो किस मुसीबतों के साथ में वो अपना पूरा काम करते हैं। तो एक जो रिस्पेक्ट ऑफ वर्क है, रिस्पेक्ट ऑफ वर्क आई थिंक आर्मी में वो बच्चे शुरू से दिखने लग जाते हैं और सीखने लग जाते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये जो यूनिफॉर्म का जो चार्म है, आपने हरी वर्दी पहनी और उसके बाद में जो आपकी जो छाती जो है वो जो ऐसी चौड़ी होती है कि मन करता है कि नहीं, हम तो इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, और ये आपके खून में रगों रगों में आ जाता है क्योंकि आपने वो संस्कार देखे हैं। ये ज़रूर रहता है कि ठीक है, हमारे इर्द गिर्द इस तरीके से कैजुअलिटीज़ हुई हैं, किसी फौजी की डेथ हुई हैं, लेकिन उससे वो दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके मदर्स दुखी नहीं होते, उनके जो दादा दादी नाना नानी हैं वो दुखी नहीं होता, वो क्षण भर का उनका दुख है, लेकिन वो जो आत्मसम्मान की जो उनके लिए बात है वो अलग ही लेवल है। मैं मानती हूँ कि शायद कुछ शक्तियाँ हैं जो इस तरीके से पूरी फैमिलीज़ के साथ में भी रहती हैं। एक आशीर्वाद बना रहता है भगवान का कि इतना सब वो होते हुए भी, टेंशन होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो आप मुझे एक और चीज़ बताइए, मीडिया का इसमें क्या और रोल हो सकता है? अब आप ये देखिए, जब ये बॉम्बे का जो अटैक हुआ था उसमें आप लाइव कवरेज कर रहे हैं। इनफैक्ट जो सरकार है उनका दायित्व बनता है कि कहाँ पे आपके चैनल्स को आपको रोकना है, कहाँ पे आपको लाइव रिपोर्टिंग रोकनी है, कहाँ पे आपको बताने से रोकना है। आपने लाइव रिपोर्टिंग करी है, आप लाइव रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि अब वहाँ पे जो है टूरिस्ट वहाँ चले गए हैं, इसमें इतने फॉरेनर्स भी हैं, इसमें इतने इजरायली भी हैं, इसमें इतने वो हैं। बॉम्बे अटैक में जब इस तरीके से घटना हुई थी तो वो आप एक तरीके से आप पूरी सूचनाएं दे रहे थे। कारगिल वॉर में भी यही हुआ कि आप बेस कैंप तक आप पहुंच गए हैं, वहां से आप बता रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है वो तो नीचे है, उनकी ऊपर है, उनके पास अपर हैंड है, उनके पास में वो वहां से वो अटैक इजीली कर सकते हैं। तो आप आइडियाज वहां दे रहे हैं। से गवर्नमेंट का भी है और नागरिकों का भी है ना, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एडवाइजरी भी दी गई है कि ये सारी चीजें ना बताएं, ना फैलाएं इस चीज को। भाई जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल है, उसको तो बताना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल वही है कि सबके हाथ में मोबाइल है, वो सब लेके चले जाते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। जब आप इस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, जब आप बताते हैं, तो उसमें आप अननोइंगली आप ऐसी चीजें डिस्क्लोज कर देते हैं जो कि अपनी आर्मी के लिए घातक है, अपनी सेना के लिए घातक है। आप जब तक रेड लाइट में ना बोलें कि आपको रुकना है, तब तक कोई रुकता नहीं है। फाइन होता है ना, इसलिए आप रुकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ करने की जरूरत, जब तक आप देश के प्रति ड्यूटीज नहीं बताएंगे, क्योंकि राइट्स के बारे में तो हर कोई बात करता है कि हमें फला चीज़ चाहिए, हमें फला चीज़ चाहिए, लेकिन ड्यूटीज़ क्या है हमारे देश के प्रति, जब तक हम इजराइल की भांति या अलग अलग देशों की भांति अगर हम नहीं जानेंगे कि देश प्रेम क्या होता है, जापान की तरह अगर हम नहीं जानेंगे कि देश प्रेम क्या होता है, तब तक ये जो कंडीशन है, ये जो घटनाएं हम कहते हैं घटना होगी, आपके लिए एक घटना होगी, एक फौजी शहीद हो गया, लेकिन आप सोचिए ना कि एक फौजी के शहीद होने पे कितने सारे लोग हैं। कम से कम आप 10-12 लोगों को तो लेके चलेंगे, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे हैं, फैमिली है, मदर है, वाइफ है, बहुत सारे लोग। तो आपकी जो टीआरपी के चक्कर में आप जो ये काम करते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। फौज से मिथ्स बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, तो हम फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपके सामने, क्योंकि फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग होगी हमारी, एक जो बहुत सारे लोगों को जानने की भी उत्सुकता रहती है। ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करने वाले नहीं हैं, बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। पर हाँ, होता ये है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत जो इस तरीके के जो तत्व आते हैं तो उससे हम विचलित तो नहीं होते, पर हाँ माहौल एक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। आपको अवेयरनेस बढ़ाना है और अवेयरनेस हम लोग ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक जो फौजी है इन यूनिफॉर्म को कभी आपके कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, कभी वो आपको ये नहीं बोलेगा कि यस मैं सियाचिन की बर्फ़ में इतनी मुसीबत में हूँ, कभी वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं रेगिस्तान की तपती धूल में तप रहा हूँ, वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, हमें समझने की ज़रूरत है और हमारा दायित्व बनता है कि इसी तरीके के प्रोग्राम में और इसी तरीके के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आगे आप सब लोगों को पूरा मुखातिब कराएं, पूरा बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय।